हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 2 टीजीटी एग्ज़ाम 2020 वाला, और इसका सीडीपी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ और मुझे नहीं लगता आपको बताने की नीड है कि हमने पहले क्या किया है, बट फिर भी मुझे बताना पड़ता है क्योंकि कुछ व्यूअर नए भी अपने चैनल से जुड़ते हैं। तो देखिए, 2023 के तीनों लेवल की सीडीपी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2022 की भी और 2021 की भी। तीनों लेवल की सीडीपी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसकी भी पीजीटी लेवल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 2। क्लियर? तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और उनसे फॉर श्योर आपकी 100% हेल्प होगी। और ये प्रीवियस ईयर तो रामबाण है आपके लिए, और सीडीपी सेक्शन तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर होने में। क्लियर? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, और सेशन आपको पसंद आए तो बेशक आप लाइक कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे प्रमुख नियम की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि आपके मेन लॉ कौन से हैं, ठीक है, और आपके सेकेंडरी लॉ कौन से हैं। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अब हम इसमें सीधी बात करते हैं कि जो आपका अभ्यास का नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये आपका मेन है। लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये आपका मेन है। लॉ ऑफ रेडीनेस है, ये आपका मेन है। ठीक है, आपको पता ना कौन सा मेन नहीं है, तो आपका लॉ ऑफ जनरलाइजेशन और सामान्यीकरण का नियम अगर हम बात करें, ये आपका मेन नहीं है। क्लियर? आई होप इतनी सी बात आपको ज़रूर क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, तो देखिए, ये भी अगर बात करें तो अगेन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो जो आपके जॉन मेयर और पीटर स्लोवे थे, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन पे क्या ही हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? तो देखिए, जो आपका मूल कारण आप जानेंगे किसी भी बच्चे का, ठीक है, जो डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो इसका क्या सीन होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अलग अलग बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग बच्चों का जो है मूल्यांकन किया जाता है, उनका व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और कारणों का पता लगाया जाता है। तो ये इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर है। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बट जहाँ पे बात समझाने की होगी वहाँ पे ज़रूर समझाएंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे लुप्त अधिगम, जिसे हम इंग्लिश में लेटेंट लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो लेटेंट लर्निंग, इसका दूसरा नाम साइन लर्निंग होता है आपका। ठीक है, जिसे हम साइन थियरी भी कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपकी एडवर्ड चेस टॉलमैन से। ठीक है, इससे ये रिलेटेड है। अगर बात करें कुर्ट लेविन की, तो कुर्ट लेविन आपका गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें आपके कॉलर, कॉफका, वर्दीमर और कुर्ट लेविन थे। ठीक है, ये 4 बंदे थे जिन्होंने इस संप्रदाय को चलाया था। ठीक है, उसके बाद थॉर्नडाइक, इनका अपना एक अलग है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, जिनके मेन लॉज अभी हमने डिस्कस किए थे। और पावलोव की अपने आप में कंडीशनल थ्योरी अलग है। ठीक है, आई होप आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है, बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछ रहा है फंक्शनलिज्म
कि प्रोपाउंडर आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है। तो जो आपका फंक्शनलिज्म है ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए जो आपका फंक्शनलिज्म है ये आपका विलियम जेम्स से संबंधित है, ठीक है। तो अगर बात करें तो विलियम जेम्स ने जो है इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। उसमें जो है इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने विस्तार से बात की है, ठीक है। तो और ये आपका एक प्रीवियस ईयर भी है, याद नहीं आ रहा मुझे कब का है, बट ये आपका प्रीवियस ईयर है। इस बुक के बारे में पूछा हुआ था कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है, तो ये बुक भी आपकी विलियम जेम्स की है। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव। इनेट मोटिव, जन्मजात जो आपके अभिप्रेरक है वो कौन से होते हैं? तो जन्मजात अभिप्रेरक वो होते हैं जो आपके बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, जो जन्म से ही आपके अंदर होते हैं। जैसे अगर बात करें आपकी भूख है, आपकी नींद है, आपकी प्यास है, ठीक है, ये आपके बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। बट अगर बात करें हम अवार्ड, पनिशमेंट, इंसेंटिव्स, तो ये आपके बाहरी होते हैं। क्लियर? ये आपके बाह्य हैं। बट जन्मजात आपके कौन से हैं? तो अगर इन ऑप्शन में से हम बात करें तो आपका हंगर, भूख, ये आपका क्या है? ये आपका जन्मजात अभिप्रेरक है। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कोई भी सजेशन हो या कुछ भी आप कहना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए बिल्कुल पूरी तरह से ओपन है। नेक्स्ट है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? तो देखिए लैंगिक परिवर्तन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी अवस्था में होना दिखाई दे जाते हैं। तो ये भी एक तरह से आपका, अगर हम बात करें कि एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपके आसपास भी आपने बच्चे बड़े होते जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, ठीक है, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, अगर हम बात करें तो उसमें बच्चे आपको छोटे ही दिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको बच्चे छोटे नजर आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो अपने लेटर चाइल्डहुड में जाते हैं, ठीक है, तो लेटर चाइल्डहुड के लास्ट तक, ठीक है, और आपके एडोलेसेंस से स्टार्टिंग में ही आपको उनके अंदर एक अलग सा चेंज होना नजर आ जाता है, ठीक है। तो बच्चे वहाँ पे आपको बड़े बड़े से नजर आ जाते हैं और काफ़ी फिजिकल चेंज भी उनके अंदर आते हैं। तो उस पीरियड को क्या कहते हैं? जो आपका चाइल्डहुड के जस्ट बाद और एडोलेसेंस से बीच का जो पीरियड होता है ना, उसे हम प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं, ठीक है। वह संधि काल इसको कहा जाता है और इसी में जो है ये परिवर्तन आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। फिर एडोलेसेंस में तो अपने आप में ही चेंज आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट में और इसके स्टार्टिंग का जो बीच का पीरियड होता है ना, ये इसी को प्यूबर्टी पीरियड कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? ठीक है, तो देखिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका अदर नेम आपका एस टाइप कंडीशनिंग भी है, ठीक है, और एस आर टाइप कंडीशनिंग भी है, ठीक है। ये दोनों हैं, बट आप सही किसे मानेंगे? तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो एक रूल फॉलो होता है कि अगर इस तरह से आपके पास राइट आंसर, दो राइट ऑप्शन होते हैं, तो आप किसे चुनें? ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले को चुनेंगे। क्लियर? फर्स्ट वाले को चुनेंगे फॉर श्योर। बट यहाँ पे फर्स्ट वाला ज़्यादा केसेस में सही क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है, जो एस आर टाइप थ्योरी है, ये थॉर्नडाइक की भी है। क्लियर? थॉर्नडाइक की थ्योरी को भी एस आर टाइप थ्योरी कहा गया था, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग इसी को ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ इन्हीं की थी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एग्जाम का वेरी फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, हर बार एग्जाम में आने वाला और हर वीडियो में मेरे द्वारा बताए जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एरिक्सन जो है हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, हर वीडियो में, और बड़े ही मज़ेदार तरीके से हमने डिस्कस किया है इसको, जो आपको इजीली याद भी हो गया होगा। जो स्टूडेंट्स रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई नया व्यूअर तो ज़रूर रहा होगा।
ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, TAI की क्यूब, ये बताया था। और मैंने एक चैलेंज भी किया था कि आपका जो क्वेश्चन है ना एरिक्सन से, इसके टोटल 8 स्टेजेस हैं, जिसमें इसने पूरी लाइफ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बट आपको पूरी लाइफ की नीड नहीं है, बच्चा कहाँ तक स्कूल में पढ़ रहा है आपको वहाँ तक की नीड है, ठीक है। तो बच्चा जो है आपका 12 तक है, आपका जो स्टेट एग्जाम है वो पीजीटी लेवल तक कंडक्ट होता है, तो आपसे पीजीटी लेवल तक के स्टूडेंट यानी कि 12th का जो स्टूडेंट की एज होती है आपको वहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो जो एजेस हैं वो आपकी इन्हीं 5 स्टेजेस में आ जाती है, इसके बाहर जो है क्वेश्चन नहीं बना है आज तक। और अगर मैंने चैलेंज किया था, अगर बना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कौन सा बना है, बट वैसे बना नहीं है, ठीक है। तो समझिए टी से बनता है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट चीज है जो जिसका टाइम पीरियड होता है 0 टू, बात करें हम 1.5 ईयर, क्लियर, ये है, ठीक है। 1.5 ईयर अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, ठीक है। फिर सेकंड है आपकी ऑटोनॉमिक वर्सेस शेम, शेम एंड डाउट। तो इसका क्या होता है, इसका होता है 1.5 साल से लेकर आपका 3 साल तक, क्लियर। उसके बाद इस 3 आई में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पहला होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। तो ये आपका होता है 3 to 5 ईयर। और उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्री वर्सेस अगर हम बात करें आपका इन्फीरियोरिटी, ठीक है। तो ये आपका होता है 6 to 12, बेसिकली इसको माना जाता है। और जो आपका लास्ट होता है इसे हम कहते हैं 12 to 18 ईयर, क्लियर। तो इसमें जो है अगर बात करें तो आपसे कौन सा पूछा गया है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, सॉरी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। और ये अभी मैंने बताया आपको कौन सा है, 6 to 12 बेसिकली माना जाता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करेंगे हम तो 6 to 11 भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आसानी क्वेश्चन आता है, मुश्किल नहीं आता है। तो ये कह रहा है आपसे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल जो है करेक्ट नहीं है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको वो बताना है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो बिल्कुल विकास आपका सतत होता है, ठीक है, रेगुलर कंटिन्यू होता है, वूम टू टूम होता है, ठीक है, यानी कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल कोई भी दो बंदे सेम नहीं हो सकते हैं, इनफैक्ट दो ट्विंस भी सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, बिल्कुल जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का बच्चा भी पहले अगर बात करें वो बिल्कुल छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो है क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट करता है। मतलब दुनिया का कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी देश का बच्चा हो, सबका पैटर्न सेम होता है। सभी बच्चे उसी तरह से जन्म लेते हैं, उसी तरह से वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, खड़ा होना स्टार्ट करते हैं, सबका पैटर्न सेम होता है, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्सेज। तो देखिए यही आपका गलत है और गलत ही आपसे पूछा था। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जनरल टू वैसे स्पेसिफिक टू जनरल कह रहा है ये, बट स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सामान्य से आपका विशिष्ट की ओर आपका ये अगर बात करें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो नहीं आपसे पूछा था और यही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द थॉट्स ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी इज कॉल्ड अस ब्लैक बॉक्स थ्योरी। तो देखिए बहुत बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी आपको बताना है कि ये कौन से संप्रदाय से मतलब ये अगर हम बात करें कि कौन से संप्रदाय में इसको ये थ्योरी आती है आपकी ब्लैक बॉक्स थ्योरी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है
किससे जानी जाती है? ये आपकी जानी जाती है अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म। ठीक है, राइट आंसर है इसका बिहेवियरिज्म। क्यों? क्योंकि जो मानव व्यवहार है उसको समझने के लिए अगर हम बात करें तो केवल व्यक्ति के बाहरी व्यवहार को देखना चाहिए, ना कि उसके मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बिहेवियरिज्म कहता है। ठीक है, और जो इस संप्रदाय के अनुसार जो मानव मस्तिष्क है वो एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर की प्रक्रियाओं को हम नहीं देख सकते। ठीक है, जो अंदर की प्रक्रियाएं हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, हम केवल बाहरी व्यवहार को देख सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी कहा गया है। ठीक है, इसीलिए इस संप्रदाय को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है, ये इसकी बात करते हैं आपके विलियम वुंट। ठीक है, और फंक्शनलिज्म है, इसकी बात करते हैं आपके विलियम जेम्स। और जो आपके गेस्टाल्ट हैं, इसकी बात करते हैं आपके वर्दीमर। ठीक है, बेसिकली गेस्टाल्टवादी में 4 लोगों की बात आती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको डिस्कस किया था, कॉलर, कॉफका, वर्दीमर और आपका कुर्ट लेविन। बट अगर फादर ऑफ गेस्टाल्टवादी अगर आपसे कहा जाए तो वो आपके वर्दीमर है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वर्दीमर का नाम आता है। आई होप आपको चारों संप्रदाय जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और यदि आप साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस एग्जाम में अगर बात करें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से कम 4 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और 3 तो शायद मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, ये आपसे बताना है। ठीक है, तो एबिलिटी टू एडजस्ट, तो जिसका मेंटल लेवल अच्छा है, जो मेंटली ठीक है, स्वस्थ है, तो उसका वो चीज़ों को उसके अंदर एडजस्ट करने की एबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी, है ना? उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाए। ठीक है, दूसरा इमोशनल मैच्योरिटी, बिल्कुल जो उसके संवेग है वो उसके कंट्रोल में होंगे, है ना? कब गुस्सा करना है, कब शांत रहना है, तो जो मेंटली स्वस्थ पर्सन है उसे पता है किस जगह पर गुस्सा करना है और किस जगह पर शांत रहना है। तो इमोशनल मैच्योरिटी भी बिल्कुल होगी उसके अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, अगेन सेल्फ कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल होगा। जो गुड मेंटल हेल्थ वाला पर्सन है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल होगा। बट हम बात करें अगर इंटॉलरेंस, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो नहीं होगा। असहनशीलता, क्योंकि जो गुड मेंटल हेल्थ वाला पर्सन है वो तो चीज़ों को सेंस कर सकता है ना? कहाँ पर क्या कहना है, कहाँ पर कौन सी बात बर्दाश्त करनी है, किस बात का रिप्लाई करना है, उसे ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। ठीक है, तो नहीं आपसे पूछा था और यही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो स्केल फर्स्ट है इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वाज प्रिपेयर्ड फॉर होम, तो किसके लिए प्रिपेयर्ड किया गया ये टेस्ट? तो ये टेस्ट जो है आपका प्रिपेयर्ड किया गया, अगर बात करें तो 4 to 8 years मेंटल मेंटल डेफिशिएंट पर्सन के लिए। ठीक है, जो 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए इस टेस्ट को जो है डेवलप किया गया था, प्रिपेयर्ड किया गया था। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। हाँ, बट एक बार ये क्वेश्चन जरूर आया था कि कल्चर थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई थी आपकी? ठीक है, तो किसके द्वारा दी गई है? ये आपकी कैटल के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर फॉर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसका लॉजिकल आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा है, इसको आप एज इट इज लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑर्डर है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट और वेरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसके बारे में कुछ सोचेंगे, फिर अचानक से आप में आइडिया आएगा, फिर आप उस आइडिया को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड होगा यहाँ पे। क्लियर?
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से आपको याद आया होगा स्किनर। तो अब ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी किससे रिलेटेड है? स्किनर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वर्ड ही आपको दिख गया होगा क्या? इनसाइट। अभी तो हमने पीछे बात की है, जो इनसाइट थियरी है आपकी, वो तो आपकी गेस्टाल्ट संप्रदाय से, ठीक है, क्या अगर हम बात करें तो ये तो आपकी गेस्टाल्ट संप्रदाय से रिलेट करती है। ठीक है, कोहलर जो है इसके प्रोपाउंडर थे इस थियरी के। क्लियर? जो था ना वो सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उस थियरी में बात होती है आपकी इनसाइट की। ठीक है, तो यही वर्ड जो है इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी सारी टर्म अगर हम बात करें, ये तीनों टर्म आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेट करती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखिए स्पीड को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल स्पीड में इसको बना रही हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्लो लग रही है तो आप फास्ट कर सकते हैं, और आपको फास्ट लग रही है तो आप इसे स्लो में देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड लर्निंग डिसेबल, वर्ड वेरी फर्स्ट फॉर द चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले लर्निंग डिसेबल वर्ड किसने यूज किया था? अधिगम अक्षम वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया था? तो देखिए हमने पिछली वीडियो में भी हमने इसमें बहुत अच्छे से चर्चा की है। सिर्फ एक पर्सन थे इसके, कौन थे? वो थे सैमुअल क्रिक। इन्होंने सबसे पहले जो है लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की थी। ठीक है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। एस्टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इसका लेवल हाई माना जाता है। ठीक है, और अगर बात करें सीटेट में, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए उसका लेवल थोड़ा सा कम माना जाता है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है तो समझकर उसके आंसर इजीली दिए जा सकते हैं। बट एस्टेट जो है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड पेपर माना जाता है सारे एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, वही रिप्लाई कर पाते हैं, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेल हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप वीडियोस को रेगुलर देखिए, कंटिन्यू देखिए, अपने आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड आपके अंदर हो जाएगा। दिक्कत नहीं आएगी, फॉर श्योर गारंटी लेती हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स से आपका एस्टेट निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग psychologist is not supporter of view about psychology as a science of soul। ठीक है, अगर हम बात करें तो आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। कौन सा मनोवैज्ञानिक है यहाँ पे जिसने जो है आत्मा के विज्ञान की बात जो है मनोविज्ञान की को नहीं कही थी? तो ये हम सबको पता है और अभी हम डिस्कस भी करके आए हैं आपके। ठीक है, तो अभी आपको याद होगा, चल मान लीजिए आपको इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, अभी फिलहाल मान लेते हैं, मान लो आपको पता है, बट एक सेकंड के लिए मान लो आपको नहीं पता। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया है जो विलियम वुंट है, विलियम वुंट तो आपके स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेट करते हैं, वो तो उसके प्रोपाउंडर है। ठीक है, तो वो इसकी बात कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लेटो, अरस्तु और आपका डेकार्टे, इन तीनों ने ही इसको आत्मा का विज्ञान कहा था, मनोविज्ञान को। ठीक है ना? क्लियर हुआ होगा, फॉर श्योर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, in which branch of psychology there is a scope of study for telepathy, rebirth, etc। तो देखिए उस स्टडी को हम क्या कहेंगे जिसमें रीबर्थ की बात होती है, टेलीपैथी की बात होती है। अगर हम बात करें मतलब इस तरह की भूत प्रेत इस टाइप की जो बात होती है, उसे वो किस में काउंट होता है? ठीक है, उस क्षेत्र को अगर हम बात करें कि कौन सी शाखा कहते हैं हम उसे? ठीक है, कौन सी शाखा होती है वो? तो वो आपकी होती है पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, जो हॉरर मूवीज वगैरह देखते हैं तो इस टाइप का नाम उन्होंने जरूर सुना होगा। तो ये आपका इस वर्ड से रिलेट करता है। क्लियर? सॉरी, नेक्स्ट है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो सॉरी, ये वो क्वेश्चन नहीं है, शायद वो क्वेश्चन बाद में आएगा। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे
इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो देखिए, अब अगर हम अकेले लॉजिकल की बात होती ना, अकेले लॉजिकल की बात होती तो हम इसको लगा सकते थे आपका कौन सा कौन सा जो आपकी सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, हम वो लगा सकते हैं 6 to 11। ठीक है, बट यहाँ पे अकेले लॉजिकल की बात नहीं है और यहाँ पे हाइपोथेसिस की भी बात हो रही है। तो जब भी आपको हाइपोथेसिस बात वर्ड आ जाए, परिकल्पनाओं की बात कहीं पे भी आपको आ जाए और रिलेटेड है जीन प्याजे से, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे कौन सा? 11 to 15 ईयर्स। ठीक है, 11 to 15 ईयर, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट मेंस थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन एटसेट्रा। तो देखिए, जब इस तरह के आपको वर्ड दिखाई दे, थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन, तो देखिए ये मानवतावादी जैसी बात तो आपको नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें अब नॉर्मल भी साइकोलॉजी, ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही, क्लिनिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है भाई? ये आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ठीक है, जो भी चीज़ दिमाग से रिलेट करती है ना, आपकी थिंकिंग आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपकी मेमोरी दिमाग से रिलेटेड है, लैंग्वेज दिमाग से रिलेटेड है, परसेप्शन दिमाग से रिलेटेड है। तो जितने भी वर्ड आपके दिमाग से रिलेटेड होते हैं वो आपके कॉग्निटिव में आते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय क्रैशमर। तो देखिए, क्रैशमर द्वारा कौन सा जो है पर्सनैलिटी गिवन नहीं है। तो पिछली वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था और जिन्होंने रेगुलर देखी है वो इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से बता पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखी है वो अब बता पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करें आपकी एथलेटिक, ठीक है, एस्थेनिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक, ये चारों टाइप जो है पर्सनैलिटी के, वो किसके? क्रैशमर के हैं। ठीक है, तो बचा आपका कौन सा? एस्थेटिक। ये किसका है? ये है आपका स्प्रेंजर का। हमने कल ही 6 टाइप जो है स्प्रेंजर के डिस्कस किए थे। ठीक है, कल ही हमने 6 टाइप जो है आपके उसके स्प्रेंजर के डिस्कस किए थे। अगर आप चाहें तो अब भी आप इसको दोबारा नोट कर सकते हैं। तो क्रैश जो आपके स्प्रेंजर हैं उन्होंने 6 टाइप दिए थे। ठीक है, थियोरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप दोबारा सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों बार क्वेश्चन आया, अभी पीजीटी में भी आ गया, टीजीटी में भी आ गया, तो अब भी आ सकता है। वैसे पर्सनैलिटी अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है, बट जैसे 2023 में एक क्वेश्चन आपका फ्राइड से आ गया था। ठीक है, तो मे बी एक आध क्वेश्चन आपको अब भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर है उनमें तो जो पर्सनैलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें तो आप एटलीस्ट कर लें। ठीक है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें आप कर लेंगे ना तो इन्हीं में से अगर आएगा तो इन्हीं में से आपका बन जाएगा, अदरवाइज इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, तो ये है वो क्वेश्चन जिसमें मैं कह रही थी कि आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए, मोरल डेवलपमेंट जो है, आपको ध्यान हो, आपने मेरी वीडियोस प्रीवियस देखी हो, तो जो मोरल डेवलपमेंट है वो दिया गया है किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा। आई होप आपको याद होगा, है ना? कॉलबर्ग के द्वारा जो है आपका मॉरल डेवलपमेंट दिया गया है। बट सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट की बात किसने की थी? तो वो प्याजे ने ही की थी। बट प्याजे फेमस किसके लिए है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो फेमस हैं ये कॉग्निटिव के लिए, बट इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट भी दिया था। बहुत कम स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है, बट पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है और कई बार तो ऑप्शन में दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, कॉलबर्ग भी और आपका जीन प्याजे भी। जो अभी आपका मेवात कैडर का जो एग्जाम हुआ था पीआरटी वाला, उसमें जो है मॉरल डेवलपमेंट पूछा गया था और ऑप्शन में दोनों ही थे, जीन प्याजे भी था और कोहलबर्ग भी था।
और वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि फेमस बताना है या सबसे पहले वाला बताना है, कहीं पे भी मेंशन नहीं था। तो होपफुली उसमें जो है ग्रेस मार्क सबको मिलना चाहिए, बट अभी जब तक फाइनल नहीं आता तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट अगर सबसे पहले अगर आपसे पूछे तो जीन प्याजे है, और अगर आपसे फेमस पूछे तो आपका कोहलबर्ग है, ठीक है। बट दिया दोनों नहीं था। ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका कि जो जीन प्याजे का जो मोरल डेवलपमेंट था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। जो आपका हेटेरोनॉमी जो स्टेज थी उसमें क्या था? तो देखिए, जो आपका इसने 2 ही कॉन्सेप्ट दिए थे। एक तो आपका हेटेरोनॉमी दिया था और एक आपका ऑटोनॉमी दिया था। तो जो आपका हेटेरोनॉमी स्टेज है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है कि बच्चा जो है ना, वो मानता है कि रूल रेगुलेशन सारे इनको बदला नहीं जा सकता। मतलब अगर इन रूल रेगुलेशन को आपने क्रॉस किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। आप इन्हें बदल नहीं सकते, आप इन्हें क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। बट जैसे ही बच्चा ऑटोनॉमी में जाता है तो वहाँ बच्चा जो है अपने खुद के कॉन्सेप्ट बनाने लग जाता है कि अगर मान लीजिए कोई लॉ है, अगर ये इस कंडीशन में ये तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको रेड लाइट का, कि रेड लाइट को आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर एम्बुलेंस है, ठीक है, इमरजेंसी है, किसी की जान बचानी है, तो उस वक्त उसको क्रॉस किया जा सकता है। तो ये थिंकिंग कहाँ पर आ जाती है? ऑटोनॉमी में आ जाती है। और कहाँ रूल चेंज नहीं हो सकते? वो हेटेरोनॉमी में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको हेटेरोनॉमी की एज पूछ रहा है। तो देखिए, हेटेरोनॉमी की अगर अब मैं एग्जैक्ट एज की बात करूँ तो 5 टू 10 ईयर होती है, ठीक है। और ऑटोनॉमी की आपकी 10 टू 15 ईयर होती है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम काम करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर 5 टू 8 ईयर बनेगा, ठीक है। क्योंकि 10 ईयर से ऊपर हम इसको और हेटेरोनॉमी को नहीं ले जा सकते, क्लियर। और 5 ईयर से पहले भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका 5 टू 8 ईयर होगा, क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है एक, अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन का, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, कौन सा उसका लक्षण नहीं है, आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, तो ये तो उनमें होती है ना। जो इनके इमोशंस है वो उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये तो उनमें होती है, वो तो स्थिरता उनमें होती है, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ठीक है, एडीएचडी आपने सुना है, ठीक है। तो ये वाला डिसऑर्डर भी उनके अंदर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इम्पल्सिविटी, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो है ना बच्चा मतलब बिना सोचे समझे ही जो है कुछ भी करता है, क्लियर। उसके जो आवेग होते हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्लियर। तो बिल्कुल जो डिसेबल्ड बच्चा है, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा जो है, ये सारी चीजें उसमें होंगी। बट अगर हम बात करें परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, ये नहीं होगी। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मतलब जो बच्चा है वो अपने आसपास की दुनिया की ना, अ, अपने आसपास की दुनिया की जो है वो व्याख्या कर सकता है, और अपने दिमाग में जो है उसका अर्थ समझ सकता है। तो देखिए, एक जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है, शायद इतना वो जो है परफेक्ट नहीं होता है कि वो दुनिया की एक समझ बना सके, ठीक है, और अपने दिमाग में जो है उसके अर्थ को समझ सके, क्लियर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट ही जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्लियर। और नहीं आपसे यहाँ पे पूछा था। अगेन ये क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हर एग्जाम मेरा मतलब है हर बार एस्टेट में पूछा जा रहा है। आपने 2021 वाले पेपर भी देखे हैं, 22 वाले भी देखे हैं, और पीजीटी वाला भी आपने देखा है 2020 वाला, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बट अलग अलग रेंज से पूछा गया है। पूछा आपसे मेंटल रिटार्डेड की ही है, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेड की यहाँ पे रेंज पूछी गई है आपसे, और किसकी पूछी गई है? सीवियर की पूछी गई है, ठीक है। गंभीर मानसिकता जो मंदता वाले बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए, जो आपके एवरेज होते हैं ना, अगर हम बात करें जो आपके एवरेज होते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि आपके जो मेंटल रिलेटेड चिल्ड्रन होते हैं वो आपके 50 टू
69 तक भी कई बार कंसिडर कर लेता है, कई बार 50 to 65 तक भी कर लेता है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अब यहाँ पे 50 to 60 दे रखा है। तो ये आपका आता है सिंपल, अगर हम बात करें नॉर्मली मेंटल में, ठीक है। बट अगर मॉडरेट की बात करें, जैसे पिछला आपका जो क्वेश्चन था वो था मॉडरेट, मॉडरेट आपका 36 to 51 तक आ जाता है। और अगर सीवियर की बात करें तो सीवियर आपका आ जाता है किसमें, 20 to 35 में। और एक बार क्वेश्चन आया था आपका जड़ बुद्धि, जिसमें पूछा गया था, तो जड़ बुद्धि आपका किस में होता है, जड़ बुद्धि आपका होता है बिलो 20, मतलब इसकी तो बिल्कुल कहानी ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब यहाँ पे पूछ रहा है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप्स टुवर्ड्स सेम सेक्सुअल ग्रुप्स। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सेम जो सेक्स वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो कौन सी एज में होते हैं, ठीक है, कौन से स्टेज में होते हैं जिसमें बच्चा सेम सेक्स के ग्रुप बनाना स्टार्ट करता है, मतलब लड़के लड़के साथ रहते हैं, लड़कियां लड़कियां साथ रहती हैं। तो ये कौन सी स्टेज होती है, तो देखिए आपके घर में बच्चे हों या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। तो ये एडोलेसेंस में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। एडोलेसेंस में तो अपोजिट जेंडर में फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। तो और अगर हम बात करें आपकी प्री चाइल्डहुड, तो उसमें तो बच्चों को मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। उन्हें तो कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपका जो चाइल्डहुड है, अगर हम बात करें आपका लेटर चाइल्डहुड अगर बात करें, तो वो यहाँ पे बिल्कुल सही फिट बैठता है, ठीक है। जो आपका प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के मीडियम की अगर आप बात करें तो एक्यूरेट आपका वो ऑप्शन ठीक बैठेगा। तो 10 to 12 ईयर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे बच्चा जो है सेम सेक्स के जो है ग्रुप बनाना पसंद करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। तो रियलिस्टिक थिंकिंग की यहाँ पे आपसे बात कर रहा है, जो रियलिस्टिक होता है, ठीक है। तो देखिए जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है उसमें आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल फॉलो करती है उसको, है ना, पाई जाती है उसमें, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग भी आपकी एक प्रकार है आपका किसका, रियलिस्टिक थिंकिंग का, ठीक है। और इवेल्युएटिव थिंकिंग भी आपका रियलिस्टिक थिंकिंग का प्रकार है। बट ऑटिस्टिक थिंकिंग अगर बात करें, जो ऑटिस्टिक अगर बात करें तो वो खुद में ही रहता है, खुद में ही मगन रहता है, स्वलीन, ठीक है। तो ये आपका रियलिस्टिक थिंकिंग का टाइप नहीं है, और नहीं आपसे यहाँ पे पूछा था, और नहीं आपका फोर्थ ऑप्शन है, और यही आंसर आपका यहाँ पे राइट है, क्लियर। नेक्स्ट है, आफ्टर द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वाज नॉट सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो देखिए ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी आपसे यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो फ्लो में कई बार प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, आई होप इतना तो आप एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये ह्यूमनिस्ट है, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन सा इसको सपोर्ट नहीं करता है, मानवतावादी मनोविज्ञान को कौन सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए अगर आपको मान लीजिए नहीं पता, ठीक है, मान लीजिए नहीं पता, और मान लीजिए पता भी है बट फिर भी हम मानते हैं कि आपको नहीं पता, ठीक है। तो फ्राइड जो है वो तो आपके साइको वर्ड से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेट किससे करता है, ये आपका करता है मैस्लो, रोजर्स और आपका ऑर्थर कॉम्बर्स से, ठीक है। तो ये जो मानवतावादी हैं आपके, इसमें कौन कौन आते हैं, मैस्लो, रोजर्स और ऑर्थर कॉम्बस, ये आपके मानवतावादी में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी जो फ्राइड की थ्योरी थी आपकी वो थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है, जिसमें आपका वो बात करें आपका जो जिसमें सेक्स जेंडर की बात जिसमें हुई थी, ये आपकी वो वाली थियरी है, क्लियर। हु वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, अभी अभी जस्ट मैं बताकर आई हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, भूलिएगा मत ज़रूर। जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं वो 28 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें, क्योंकि मैं अभी
इसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बताया है आपको जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसके प्रोपाउंडर कौन है, ठीक है, और मैंने 2 से 3 बार इसको रिपीट किया है। तो प्लीज़ 28 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ और अब आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल, ठीक है। तो मोटिवेशन साइकिल से कौन सा जो है कंपोनेंट यहाँ पे आपका नहीं रिलेट करता है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा निमोनिक होता है, इसका अगर हम बात करें NDA गार, ये आपका इसका निमोनिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है, नीड आता है, क्लियर। फिर ड्राइव आता है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आपका नीड है, ठीक है, ड्राइव है, बट इमोशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इमोशन इसमें नहीं होता है, नहीं आपसे पूछा था, और इंसेंटिव भी इसमें होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड होती है, जैसे आपके एग्ज़ाम की आपको नीड है, एग्ज़ाम की नीड है तो आप ड्राइव करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप घूमेंगे फिरेंगे, मतलब वीडियोज़ वगैरह देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद आपकी जो ड्राइव है वो एक गोल तक पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद आपका गोल शांत हो जाता है, फिर दोबारा से अराउज़ल आता है, ठीक है, और फिर से आपको प्रोत्साहन मिलता है, क्लियर। तो इंसेंटिव भी इसमें होता है, इमोशन इसमें नहीं होता है, और नहीं आपसे पूछा था, तो राइट आंसर आपका कौन सा है, थर्ड है। लास्ट क्वेश्चन इज द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद द विच बेसिक इंस्टिंक्ट। तो जो मैकडूगल की जो 14th मूल प्रवृत्ति हैं उनमें से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो उसे आप प्लीज़ लर्न कर लीजिए, ठीक है। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं भी आपको ये अवेलेबल करवा दूंगी, बट उसके लिए आपको डिमांड तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद सोचते हैं फिर वो आप तक कैसे पहुँचे, क्लियर। तो देखिए इमोशन और फियर, तो फियर में क्या होता है, भय में क्या होता है, जब आपको डर लगता है तो आप वहाँ से पलायन कर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, इस्केप कर जाते हैं। तो इसका इमोशन कौन सा है आपका, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन है, क्लियर। आई होप आपको 30 के 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर। और मैं फिर अगेन आपसे गारंटी लेती हूँ, यदि आप इस सीरीज में लगातार बने रहते हैं तो आपके क्वेश्चन 30 में से 28 तो कहीं नहीं गए और प्लस भी हो सकते हैं, क्लियर, क्योंकि हम बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, आपका एस्टेट कब होगा, कब संभावना है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है, आप चैनल पर जाकर ज़रूर उसे विजिट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।